हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और इसमें हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक और मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कुछ देर में 20 से 25 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा और आराम से 4 से 5 नंबर दे के जाएगा। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, ठीक है। ये सब चल रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया गया है, जरा देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। A quadratic equation is a second degree polynomial। बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। सेकेंड डिग्री का मतलब क्या है? सेकेंड डिग्री का मतलब है कि इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर क्या होगी? जब सेकेंड है तो मतलब सेकेंड मतलब कि 2, ठीक है। x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, बात खत्म। ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और ये रही x की मैक्सिमम पावर 2। यहाँ पे कहीं भी x³ नहीं दिखेगा, मतलब कि 2 से कम ही पावर 2 होगी या 1 होगी, ठीक है। आगे बोला गया है जहां पे a b और c रियल नंबर हैं। रियल नंबर हैं a b और c हैं क्या? a b c जो है, a है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर जो भी उसमें होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है? आगे ये बोल रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं है। मतलब क्या b और c 0 हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। a 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकते हैं। a 0 क्यों नहीं होगा अभी बताता हूं, देख लीजिए। ये क्या है आपके सामने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 9x माइनस 10, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर x वाली टर्म ही नहीं है, मतलब कि इसके अंदर b जो है 0 हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का है ना, मैक्सिमम पावर 2 है ना। लेकिन अगर मैं a को 0 कर दूंगा, अगर मैं उसके अंदर से x² वाली टर्म ही खत्म कर दूंगा, तो फिर वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। इसी वजह से a 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अगर ध्यान से देखो, मैं a को 0 कर दूं, a खत्म हो गया तो बचा bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ही हुई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मानो मैं बनाऊं कि h माइनस के x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मैं बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप मुझे h और k में कोई रिलेशन बताओ जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहे। मतलब समझो कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहे, उसके लिए h और k में एक रिश्ता बता। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मतलब ये x² वाला टर्म इसके अंदर जिंदा रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। ये खत्म कब हो सकता है? जब ये पार्ट 0 हो जाए। अगर h इज इक्वल टू k हुआ तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और x² खत्म हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचने के लिए ये 0 नहीं हो सकता, मतलब h माइनस के 0 नहीं हो सकता और h इज नॉट इक्वल टू k, मतलब h और k कभी इक्वल नहीं हो सकते इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने रहने के लिए। आई बात समझ में? इस बात से, सिर्फ इस बात से कि a 0 नहीं हो सकता कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आगे समझ में? सिंपल, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले x² लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर c लिखेंगे इक्वल टू 0। बहुत सिंपल, कुछ इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3x² 5x इज इक्वल टू 8, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करो भैया, लिखो -3x², इधर ये रहा 5x और उस 8 को भी इधर ले आओ, -8 इज इक्वल टू 0। और अच्छा करने के लिए सबको उस तरफ ले जाओ या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, 3x² माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरह लिखना है। सॉल्व करने के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस बोलो, रूट्स बोलो या क्या बोलो, जीरोस बोलो, सबका मतलब एक ही है कि क्या बोलना चाह रहा है वो। सॉल्यूशंस मतलब रूट्स और जीरोस,
ये अलग अलग टर्म यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का मतलब एक ही है, वो एक्स की वैल्यू ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये नहीं पूछा क्या है, कितने हैं, ये पूछा है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी एक्स की, या फिर जो भी वेरिएबल वो मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं, जेड मान रहे हैं, जो भी वेरिएबल है, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर है, उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अंदर मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है 2, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस। आगे बात समझ में? कभी कभी वो दोनों सॉल्यूशंस इक्वल हो जाएंगे, कभी इक्वल नहीं होंगे, वो अलग बात डिपेंड करती है सिचुएशन पे, लेकिन कितने होंगे, 2 होंगे। अगर किसी इक्वेशन के अंदर x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो सॉल्यूशंस 3 होंगे, 4 है 4 होंगे, कितना सिंपल है ना। जितनी मैक्सिमम पावर, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी लाइन। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, उसके रूट्स देखे, सॉल्यूशन देखे कितने होंगे। अब क्या बोल रहा है कि रूट निकाल के दिखाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करके दिखाओ। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। यही है आपकी बुक में फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, वो इसलिए मैंने लिखा हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में करते क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ जी। मिडिल टर्म ये है, हाँ जी। अब इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है, इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है। इसके एक पार्ट को ए एक्स स्क्वायर के साथ क्लब करना है, और दूसरे पार्ट को इस सी के साथ क्लब करना है। आ रही है बात समझ में? आ रही है समझ में? ध्यान से देखो, जो बी एक्स वाली टर्म है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है। मान लो अगर ये 6x लिखा हुआ है, तो इसको तोड़ना है, मान लो 2x और 4x में तोड़ लो, 7x माइनस x में तोड़ लो। तो मिडिल टर्म को तोड़ना है दो पार्ट में, और उन दो पार्ट को, एक पार्ट को एक्स स्क्वायर के साथ क्लब करना है, और एक पार्ट को कांस्टेंट टर्म के साथ क्लब करना है। सिंपल, इतना बेसिक। अब जैसे मैंने अभी बोला, अगर ये मान लो बीच वाली टर्म 6x है, तो 6x को मैं कई तरीके से तोड़ सकता हूं। मैं बोल सकता हूँ 5x प्लस एक्स, बोल सकता हूँ 4x प्लस 2x, बोल सकता हूँ 8x माइनस 2x। तो ऐसे तो मल्टीपल तरीके से मिडिल टर्म टूट सकती है, लेकिन हमको तो कोई एक ही तरीका होगा जिससे सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो तरीका कहां से मिलेगा, वो बताएंगे हमको ए और सी। ये दोनों बताएंगे कि इन सारे तरीकों में से किस तरीके में स्प्लिट करना है। क्या करेंगे, ए और सी बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो करना क्या है, हट जाओ भाई। ए और सी की करनी है मल्टीप्लाई, ए और सी की करनी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर बनेगा, मान लो मैंने मान लिया कि 10 बना। ठीक है, अब इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस माइनस करके ये बी बने। जैसे मानो अगर इसके फैक्टर करूं मैं तो 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 इसके फैक्टर है। तो अगर ये बीच में 7 होता, एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं इसको 2x प्लस 5x तोड़ता, क्योंकि 2 5 जा 10 AC भी बन जाएगा, और 2 और 5 7 बी भी बन जाएगा। आई बात समझ में? मिडिल टर्म को कई तरीके से तोड़ सकते हैं, उनमें से कौन सा तरीके से हम तोड़ेंगे वो बताएंगे ए और सी। करना क्या है, ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, और उस जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, उस नंबर को इस तरह फैक्टर, मतलब कि उस नंबर के फैक्टर को इस तरह लेना है ग्रुप में कि उनको प्लस करके या माइनस करके बी बने। सिर्फ बातें बातें करिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने मिलता तो अच्छा लगता। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से सॉल्व करते हैं इसको। ये रहा ए, ये रहा सी। एसी कितना है यहाँ पे, 6 है, ठीक है ना, 2 इंटू 3 6 है। ठीक है, अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे मिले क्या, 5। -5 मत बोलो, माइनस वहीं रखा रहेगा, बस तुम नंबर पे फोकस करो, 5 बनाना है। ठीक है, 5। तो वो दिख भी गया होगा आपको कि 6 से 5 कैसे बनेगा। 6 के फैक्टर मैंने क्या करे, 2 और 3 इसके फैक्टर है, तो 2 प्लस 3 5 बनता दिख रहा है।
आसानी से मिल गया, आसानी से ही मिल जाएंगे। जब नहीं मिलेगा तो मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। तो क्या करूं अब मैं, 2x² माइनस अपनी जगह पर बस 5 को लिख दूंगा 2 + 3 ब्रैकेट बंद, और ये वाला x अपनी जगह +3 = 0। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत कदम नहीं उठाया, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, बस 5 को 2 + 3 लिखा है। और 5 को मैंने 2 + 3 क्यों लिखा, वो यहाँ पे क्लियर बता दिया है कि 3 2 6। अब 6 को ऐसे तोड़ना है कि 5 बने, और वो 2 + 3 से बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना, बस सिंपल ब्रैकेट ओपन करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। 2x² माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x + 3 = 0। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, इनमें से 2x कॉमन है, 2x मैंने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से माइनस, और यहाँ से क्या बचा, जब 2x बाहर गया तो 1 ही बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, माइनस भी है तो मैंने -3 कॉमन लिया। जब इससे -3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ से 3 तो गया गया, माइनस भी गया, तो एक माइनस बचेगा, -1 = 0। अगर ये समझ ना आए तो इसको वापस ओपन करके देख लो, -3 × x -3x माइनस माइनस प्लस का 3, 3 × 1 3। जब कभी ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमेशा 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 ये दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे, x-1 x-1 दोनों सेम बनने वाले हैं ये। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स के पास, इन दोनों टर्म्स के पास क्या कॉमन है, x-1 कॉमन है, मैंने x-1 कॉमन लिया, यहां से बचा 2x, यहां से बचा -3 = 0, जो कि चलता आ रहा था बहुत पहले से ही। अब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, तो आप यहां से जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, केस 1 केस 2 करते हैं। एक बार इस टर्म को 0 करते हैं, एक बार इस टर्म को 0 करते हैं, और x की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इन दोनों टर्म्स को 0 कर रहे हैं? जल्दी बताता हूँ, बहुत जल्दी। देखो, x-1 है जो सॉल्व करके एक नंबर बनेगा, मैंने मान लिया a बनेगा, इंटू इधर से मैंने b मान लिया, = 0। अब सिर्फ इतनी बात को ध्यान से देखो, अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 मिला तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं उन नंबर के बारे में? भाई पॉसिबल है कि उनमें से कोई एक नंबर 0 हो, तभी 0 बनेगा ना, तभी तो 0 बनेगा मल्टीप्लाई करके। हो सकता है एक 0 हो सकता है दोनों 0 हो, तो हम वही केस लेते हैं, ये नंबर मल्टीप्लाई ये नंबर इक्वल टू में 0 0 0। तो कैसे 0 भाई, या तो ये वाला पार्ट 0 होगा, केस 1 क्या है, x-1 = 0 होगा, तो x = 1 मिल जाएगा। केस 2 क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 होगा, 2x - 3 0 होगा, 2x = 3, x = 3/2। आई बात समझ में, क्लियरली आई? ठीक है, तो क्यों करते हैं इन दोनों को 0 वो भी समझ में आ गया, और 0 करने के बाद क्या मिलेगा वो भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे दो क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए आराम से करना, तमीज से करना, और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, रूट का बिहेवियर कैसा है, कैसे हैं रूट समाज में, किस तरह बिहेव करते हैं, इस पे बात करते हैं। रूट क्या है पहले ही बताया, रूट, सॉल्यूशंस, जीरोज एक ही बात है। तो इसके नेचर पे बात करेंगे। नेचर पे बात करने के लिए एक भाई आते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये बताएंगे कि नेचर कैसा है। जैसे आपका नेचर जानने के लिए आप कभी कभी पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी बताते हैं बहुत ही चंचल स्वभाव का है, ये तो भला करता सबका, बट इसको लोग धोखा देते हैं, सब रिलेट करते हैं, हाँ 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 मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जो सबका भला करता है लेकिन धोखा मिलता है। ठीक है, तो ये पंडित जी हैं, रूट्स के लिए ये पंडित जी हैं, उनका नेचर बताएंगे कि भाई रूट कैसे हैं। ठीक, रूट्स के नेचर दो केस होते हैं, या तो रियल होंगे रूट्स, या नॉन रियल इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, रूट्स क्या क्या हो सकते हैं,
या तो रियल हो सकते हैं रूट्स या इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक है, अगर डी, तो देखो डी कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी पता है, ए पता है, सी पता है। आप बोल रहे हो कि नहीं पता है। भाई अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो अब तो सब पता है ना। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद ही आपसे डी या नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा। ठीक है, डी की वैल्यू मिलेगी, मिलेगी। अगर डी जीरो से ज्यादा मिला, मतलब कि पॉजिटिव नंबर मिला, कुछ भी जीरो से बड़ा हो, कुछ भी हो, अगर डी जीरो से बड़ा मिला तो रूट्स रियल होंगे, रियल होंगे। और रूट दो मिलेंगे ना, और नॉट इक्वल होंगे, मतलब कि दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर डी जीरो मिला तो रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, और साथ में इक्वल भी होंगे। अगर डी जीरो से छोटा मिला तो रूट्स होंगे नॉन रियल, या आप बोल दो इमेजिनरी। सिंपल बात, समझ में आई, बहुत आराम से समझ में आई। यही यही बात आगे लिखी हुई है। अगर डी जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा 0.1 भी होता है, और जीरो से बड़ा 99999 500 बार लिख लो वो भी होता है। ठीक है, जीरो से बड़ा चाहे 0.1 कितना ही बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो, तो रूट्स कैसे हैं, दो अलग अलग हैं और रियल हैं। अगर डी जीरो है तो दोनों रूट्स इक्वल हैं। अगर डी जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, -1 -2 -5 -500, तो नो रियल रूट्स, रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी हैं, कैसे भी हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोल बोल रहा है कि इन सब का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। डिस्क्रिमिनेंट वही डी, कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और डी फाइंड करने के बाद लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं रूट्स के नेचर पे टिप्पणी भी करेंगे। मैं पहला सॉल्व करता हूं। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी क्या है इसके लिए, -2, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है, ए है थ्री, थ्री, और सी क्या है, 1/3, टू का स्क्वायर फोर, माइनस थ्री, खत्म, फोर, फोर माइनस फोर जीरो। डी जीरो आ गया, तो अब इसके रूट्स के बारे में बताओ। देखो पीछे क्या है, अगर डी जीरो होता है तो क्या है, दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। आई बात समझ में, अगर डी जीरो है तो दोनों रूट्स रियल और इक्वल। बाकी इन तीनों के लिए आप खुद से बताना कि क्या चीज है, ये आपका होमवर्क है, आराम से करके बताना। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ मैं अकेला बोलता रहूं। ठीक है, 20 मिनट, 20 से 25 मिनट में कहानी खत्म हो रही है, आपको भी थोड़ा एफर्ट डाल के नीचे सॉल्व कर लिख देना है। आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम और देख लो, थोड़ा मजा आ जाए। क्या लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर मैंने अभी अभी लिखा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। जो बात लिखी है क्वेश्चन में, क्या ये पॉसिबल है, पहले बात पढ़ लेते हैं। बात बोल रही है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो दोस्त हैं, उन दोनों की एज का सम 20 है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले उन दोनों की एज का मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई करने में 48 आता था। तो क्या ये पॉसिबल है, कर लेते हैं भाई, करके देखते हैं। अगर सॉल्व सॉल्व होता चला गया पॉसिबल है, नहीं हुआ सॉल्व तो पॉसिबल नहीं है। एक दोस्त मैंने ए माना, एक दोस्त मैंने बी माना। ठीक है, उनकी प्रेजेंट एज में अभी मानता हूं, प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज मैंने एक्स मानी है, और बी की प्रेजेंट एज मैंने, सभी बोल रहे हैं वाई, लेकिन मैंने वाई नहीं माना, मैंने 20 माइनस एक्स माना है। क्यों, वही मतलब है भाई, जब दिया हुआ है कि दोनों की एज का सम 20 है, तो अगर एक एक्स है, एक 20 माइनस एक्स है, सम करके देख लो 20 आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि 4 साल पहले इनकी एज क्या थी, 4 ईयर्स अगो। अगर ए की एज आज एक्स है, तो 4 साल पहले क्या होगी, बहुत लोग बोल रहे हैं 4x, एक्स माइनस फोर, चार कम कर दो ना आज से। ठीक है, इसकी एज क्या होगी 4 साल पहले, इसमें से चार कम कर दो, 20 माइनस एक्स माइनस फोर। सॉल्व करूंगा, 20 माइनस फोर 16 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया, 16 माइनस एक्स। आई बात समझ में, आज उम्र एक्स मानी, 20 माइनस एक्स मानी, 4 साल पहले ये मिल गया। बोला क्या था कि 4 साल पहले उनकी एज की मल्टीप्लाई 48 थी, तो वो कर लेते हैं, एक्स माइनस फोर इंटू 16 माइनस एक्स
48 मिलना चाहिए। फटाफट फटाफट सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ गई, तो मतलब सिचुएशन पॉसिबल है। अगर x की वैल्यू नहीं आई, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 16x और 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। मैं हर एक चीज को राइट साइड ले जाता हूं। ठीक है, अगर मैं लेके गया तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का, माइनस का 20x और 64 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। अगर x की वैल्यू आई तो पॉसिबल है, नहीं आई तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उससे पहले आप ये भी कर सकते हो कि इसमें d निकाल लो। अगर d रियल आया तो मतलब सॉल्व तो हो ही जाएगा, कोई भी रियल नंबर आएगा। हमें सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं। अगर d जीरो से बड़ा आया मतलब कि रूट्स रियल हैं, मतलब x की वैल्यू रियल मिलेगी और एज जो है हमारी रियल ही होगी, रियल नंबर में होगी। लेकिन अगर d नेगेटिव आ गया मतलब x की वैल्यू नॉन रियल होगी। तो एक इंसान की उम्र नॉन रियल कैसे हो सकती है? मेरी उम्र कैसे हो सकती है रूट के अंदर -2, कि मैं -√2 साल का हूं? पॉसिबल नहीं है ना। तो डी निकाल लेते हैं। डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? 20 माइनस का 20, बी स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है? ए 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और सी क्या है? 112। 400 माइनस 448 माइनस का 48, जिसका डर था वही हुआ। डी नेगेटिव आ गया भाई। अगर डी नेगेटिव है तो एक्स की रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और एक्स क्या था? एक्स एक इंसान की उम्र थी। अब किसी इंसान की उम्र नॉन रियल कैसे हो सकती है? रियल नंबर में ही तो कोई इंसान की उम्र होगी, 1 2 3 4 5। कोई कैसे हो सकता है √-2 साल का, √-5 साल का? यही तो नॉन रियल नंबर होते हैं। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लोगे। ठीक है, मतलब एक इंसान की उम्र रियल तो होगी ही, जो कि ये मना कर रहा है, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आगे बात समझ में? ठीक है, ये था पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट। सारी तरह की चीजें होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर नई नई चीजें वो बना सकता है। देखें कुछ है आगे? आगे है अगर आगे कुछ नहीं है, आगे आपका धन्यवाद है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा ये लेक्चर। जल्दी से आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। इसके और क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन करते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और रिवाइज कर लीजिए फिर से। धन्यवाद।